था लास्ट क्लास में, आप लोगों को आई सपोज याद भी होगी कि दिस इज द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। ओके, और 4 लाइंस उसमें विजिबल रीजन में दिखती है, और मुझे कोई बताएगा, पहला तो मैंने लिख दिया वायलेंट है, दूसरी जो रहती है लाइन वो किस कलर के आसपास रहती है? एनीबॉडी? ब्लू। ब्लू। वेरी गुड, वेरी गुड। अब आपकी आवाज सुनाई दे रही है, क्लियर है सब कुछ? चलो, सेकंड लाइन इज ब्लू। ओके, दिस वन इज ब्लू। दिस वन, थर्ड लाइन ब्लूइश ग्रीन। हाँ, ब्लू इज ग्रीन बोल सकते हो, ग्रीन के आसपास, या ब्लू इज ग्रीन या लाइट, ठीक है। एंड दिस वन इज रेड। so this was the emission spectrum of hydrogen. okay, अब देखो कहानी क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा इस बात को, बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात है। जब भी आप लोग कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीदते हो, ओके, जैसे मानो आपने कोलगेट खरीदा, मानो आपने पेप्सोडेंट खरीदा, मानो आपने कोई ऑयल खरीदा, बिस्किट खरीदा या कुछ भी खरीदा, आप देखोगे उसके पीछे में कुछ ब्लैक ब्लैक लाइंस होते हैं, गौर किए होंगे, दैट इज नोन एज द बार कोड। आप लोगों ने बार कोड सुना है? और बार कोड क्या होती है, हर आइटम की ये अलग होती है, उसमें कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन दिया जाता है एक पर्टिकुलर आइटम के बारे में। ओके, जिस तरह हर पर्टिकुलर आइटम का बार कोड अलग होता है, उसी प्रकार जो स्पेक्ट्रम है, एमिशन स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, हर एटम का डिफरेंट होता है। यू कैन से इट्स अ बार कोड ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट या एटम, एंड इट्स यूनिक फॉर एवरी एटम, सबके लिए ये डिफरेंट होता है। ओके, गॉट इट? इट्स अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर एटम। यदि आप थोड़ा सा हायर लेवल में चले जाओ, उसके बाद बहुत सारे एटम का एमिशन स्पेक्ट्रम देख लो, तो मैं आपको एक फोटोग्राफिक फिल्म दूंगा, उसमें ऐसे ऐसे लाइन दिए रहेंगे, तो आप उसको देख के पहचान लोगे कि हाँ सर, ये वाला जो निकला है रेडिएशन, ये पर्टिकुलर एलिमेंट से निकला है। जैसे अभी आप लोग थोड़ा बड़ा पढ़ चुके हो, तो मैं पूछूंगा कि ये वाला किसका एमिशन स्पेक्ट्रम है, क्या बोलोगे आप लोग? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का है, आप इसको देख के ही पता कर सकते हो। वैसे ही आप सारे एटम्स का स्पेक्ट्रम देख के पहचान सकते हो ये इसका। गॉट इट? अब चलिए हम लोग देखते हैं कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को हम लोग किस तरह जनरेट करते हैं। हम लोग लेते हैं एक डिस्चार्ज ट्यूब, वी टेक अ डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, डिस्चार्ज ट्यूब को हम लोग हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं, सबको मालूम है, पॉजिटिव और नेगेटिव एंड से हाई पोटेंशियल पे कनेक्ट किया जाता है, और इसके अंदर में आई विल फिल हाइड्रोजन गैस। मैं इसके अंदर में हाइड्रोजन गैस डालता हूं। ओके, वी हैव फिल्ड हाइड्रोजन गैस इनसाइड दिस। पहले मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोगों को, और फिर यहाँ पे छोटी सी स्लिट है। ओके, देन वी हैव गॉट अ प्रिज्म, और फिर यहाँ पे एक फोटोग्राफिक फिल्म। ओके, ये है आपकी सेटअप। डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस लेना है, हाई पोटेंशियल में कनेक्ट करना है, देयर इज अ स्लिट जिसके थ्रू रेडिएशन पास होगी, एक प्रिज्म इसको डिफरेंट वेवलेंथ पे बांटेगा, और ये फिल्म उसको कैप्चर करेगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं होता क्या है, इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम्स produces radiation। आपको मालूम है, जब हम लोग इसको हाई पोटेंशियल देंगे, तो ये वाला जो हाइड्रोजन एटम्स है इसके अंदर में, वो क्या होगा, इलेक्ट्रिकली एक्साइट हो जाए। ओके, उसके इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं हायर एनर्जी लेवल में चल जाए, और जब हायर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन चल जाएगा तो क्या होगा, उनसे रेडिएशंस निकलेंगे। तो रेडिएशन क्या निकलते हैं, बहुत सारे रेडिएशंस निकलते हैं। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इस रेडिएशन को एक नैरो स्लिट से पास करते हैं। ओके, इस रेडिएशन को एक नैरो स्लिट से हम लोग पास करवाते हैं।
ओके, नैरो स्लिट से पास करवाने का मतलब होता है कि हम लोग एक नैरो बीम हमें मिल जाए, नहीं तो फैल जाती है। ओके, एक नैरो स्लिट से पास करवा के हम लोग उसको एक प्रिज्म पे डालते हैं, और प्रिज्म तो आपको मालूम है कि डिपेंडिंग अपॉन वेवलेंथ सेपरेट कर देगा इसे। ओके, तो ये गई इधर और ये सेपरेट। ओके, तो हमें मिलता है कौन कौन से लाइन, सबसे ऊपर में कौन सा लाइन मिलेगा बेटा बताओ, तो यहाँ पे कौन सा लाइन होगा यदि हाइड्रोजन है तो कौन सा होगा? रेड। नहीं बेटा, उल्टा प्रिज्म है, यही ओ तो कंफ्यूज। वायलेट। वायलेट वायलेट है। बस, वायलेट होगा ना। ओके, दिस विल बी वायलेट। ओके, दिस वन ब्लू, ये वाली ग्रीन, और ये वाला, ये थोड़ा दूरी में पे मिलना चाहिए पर चलो इट्स ओके, रेड। ओके, थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए था इसको, बट अप्रोक्सीमेट डायग्राम है, वायलेट ब्लू ग्रीन रेड आपको इस तरह मिल जाता है सेपरेटेड। तो इलेक्ट्रिकली एक्साइटेड हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस रेडिएशन, रेडिएशंस मिल गए, फिर हम लोग क्या करते हैं, नैरोड थ्रू अ स्लिट, फिर हमको एक, हम लोग इसे स्लिट से नैरो कर देते हैं। ओके, और हमें क्या मिल रहा है, लाइन स्पेक्ट्रम, ये सारे क्या है, लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम इज, अब आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन है, बच्चे इंटेलिजेंट हैं, आप लोग सब, मुझे मालूम है, ये जो स्पेक्ट्रम है ये किस तरह की है, कंटिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है, कॉन्टिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है, मैंने आप लोग को सर डिस्क्रीट सर, डिस्क्रीट सर, डिस्क्रीट कुछ कंपोनेंट मिसिंग है, जब 20 से कुछ कंपोनेंट मिसिंग होती है तो वी कॉल इट एज अ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम। अब वन मोर थिंग आपको गौर करना है, हम लोगों ने जो ये लाइंस हमें मिले, these were all in the visible region, बट ऐसा जरूरी तो नहीं है कि हमेशा जो रेडिएशन निकलेगा वो सारे विजिबल रीजन के ही निकलेंगे, हो सकता है अल्ट्रावायलेट में भी निकले, इंफ्रारेड में भी निकले। तो यदि हम लोग हाइड्रोजन का कंप्लीट स्पेक्ट्रम को गौर करते हैं तो वी गेट 3 सीरीज ऑफ लाइंस। ओके, 3 series of lines are observed in spectrum of hydrogen. चलो आप लोग देखते हैं वो 3 सीरीज क्या क्या होते हैं। बेटा मैं वर्टिकल बना दिया हूँ, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टली बना रहा हूँ, मैं वर्टिकल बना दिया, तो देखो कैसे रहेंगे। ओके, यदि एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कंप्लीट सेट ऑफ रेडिएशन को आप देखोगे तो 3 सीरीज ऑफ लाइन मिलते हैं। एक यहाँ पे आपको लाइन मिलेगा, दिस वन, दिस विल बी अल्ट्रावायलेट रीजन के कुछ रेडिएशंस निकलते हैं। ओके, और ये तो आपको मालूम ही है, 4 ये वाली विजिबल होती है, एंड these all lines जो आती है, these are infrared। यदि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के कंप्लीट रेडिएशंस को देखो तो 3 सीरीज ऑफ लाइन निकलते हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन में भी निकलते हैं कुछ लाइंस या कुछ रेडिएशंस, विजिबल रीजन में भी कुछ, और इंफ्रारेड रीजन में भी कुछ।
आई सपोज आइडिया आपको क्लियर हो गया होगा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में, कौन कौन सा निकलता है और क्या निकलता है। ओके क्लियर बेटा? कोई भी डाउट है आपको इस स्क्रीन में तो आप मुझसे पूछ सकते हो, फिर वी विल कम टू एन इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। किसी को कोई डाउट है तो आराम से मुझसे पूछ लो, सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं है इसमें। 4 लाइंस विजिबल में, ओके इस तरह इलेक्ट्रिकली एक्साइट करते हैं हाइड्रोजन को, लाइन स्पेक्ट्रम मिलती है, लाइन स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट इन नेचर रहती है। कितने सीरीज ऑफ लाइन रहती है? 3 सीरीज ऑफ लाइन। ये बहुत सिंपल है। कुछ किसी को पूछना है, किसी ने माइक ऑन किया, पूछ सकते हो। एनीथिंग? आई सपोज नो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सपोज करो ये 2 एनर्जी लेवल है, ठीक है। मैं इसको मानता हूं N1 और इसको मैं मानता हूं N2, ठीक है। अब मानिए एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तो रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा कि एमिट करेगा? एब्जॉर्ब करेगा एमिट करेगा और सर, एमिट करेगा, एमिट एमिट करेगा। करेगा सर। ठीक है, कंफ्यूजन होता है। हाई E1 is equal to -13.6। Z तो दोनों के लिए सेम ही होगा ना, एक ही एटम का एनर्जी लेवल है तो Z² बाय N1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकता हूं। अब सपोज करो आई राइट del E, del E is the energy of this photon, होगा कि नहीं? ये कितना एनर्जी होगा इसका? यदि इसका 10 है और इसका मानो 5, तो ये जो फोटोन है उसका एनर्जी कितना होगा? 5 होगा। दैट इज डिफरेंस ऑफ दिस टू एनर्जी लेवल। तो डेल E is equal to E2 minus E1, हायर एनर्जी लेवल माइनस लोअर एनर्जी लेवल। मैं इसको इस तरह लिखता हूं -13.6 Z स्क्वायर बाय N2 स्क्वायर माइनस 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 क्या हो जाएगा? प्लस E2 माइनस E1, है ना। E2 माइनस माइनस प्लस 13.6 Z स्क्वायर बाय N स्क्वायर N1 स्क्वायर, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट दोनों के पास है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मैं इसमें कॉमन क्या निकाल सकता हूं बताओ? इन दोनों में कॉमन क्या निकालूं? सर थर्ड -13.6 एंड Z स्क्वायर, Z स्क्वायर। 13.6 Z स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूं, ओके। यस सर। 13.6 Z स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला, ओके। 13.6 Z स्क्वायर मैंने कॉमन निकाला तो यहाँ पे माइनस भी आएगा साथ में। एक काम करता हूँ Z स्क्वायर ही निकाल, 13.6 Z स्क्वायर कॉमन निकल गया, माइनस 1 बाय N2 स्क्वायर प्लस 1 बाय N1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको फर्दर लिखा जा सकता है 13.6 Z स्क्वायर बाय 1 बाय N1 स्क्वायर, इसको पहले लिखिए माइनस बाद में, माइनस 1 बाय
n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह लिख सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो डेल ई इज एनर्जी ऑफ दिस फोटोन, और एनर्जी ऑफ द फोटोन का फॉर्मूला क्या होता है, डेल ई इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा में मैं लिख सकता हूं। तो दिक्कत, दिस इज डेल ई, दिस इज डेल ई, डेल ई इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, एनर्जी ऑफ फोटोन। ओके, अब मैं क्या करता हूं, लैम्डा को सब्जेक्ट का फॉर्मूला बनाता हूं। 1 बाय लैम्डा, hc को मैं नीचे भेज दिया, इज इक्वल टू 13.6 बाय z स्क्वायर बाय hc। ओके, 13.6 z स्क्वायर, hc को मैं क्या किया हूं, नीचे ले आया, 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब इसमें एक चीज आपको गौर करना है, आई विल डिफाइन अ कांस्टेंट हियर, 13.6 hc इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, 13.6 डिवाइडेड बाय hc इलेक्ट्रॉन वोल्ट को वी राइट अ कांस्टेंट नोन एज r, और उसको हम लोग बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। देखो, अच्छा 1 बाय लैम्डा को और मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, 1 बाय लैम्डा को और मैं क्या लिख सकता हूं, सर फ्रीक्वेंसी, इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ लैम्डा, सर फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है बेटा। ओके, वेव नंबर, वेवलेंथ का जो रेसिप्रोकल होता है दैट इज वेव नंबर। याद करो, ये वाला याद है, सबको याद आ गया होगा। ओके, 1 बाय लैम्डा इज वेव नंबर। किसी को यदि ध्यान में नहीं होगा या कोई क्लास मिस की होगी तो ध्यान से सुन लो, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज डिफाइंड एज वेव नंबर। तो it is equal to 13.6 sc electron volt to be write it as r. Okay, and r is Rydberg constant, r z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया to calculate the wave number of a particular photon जो एक एनर्जी लेवल से दूसरी एनर्जी लेवल पे जंप कर रहा है। ओके, और इसमें टर्म्स क्या क्या मीन करते हैं ये देखो ध्यान से। व्हाट डज द टर्म्स मीन, ये देखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। R is Rydberg constant, R is Rydberg constant। ओके, जिसकी वैल्यू होती है 109677। ओके, 109677। ओके, सेंटीमीटर इनवर्स, देखो मीटर होगा ना नीचे में, मीटर या सेंटीमीटर ले सकते हैं, तो 1 बाय सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा, यूनिट। सेंटीमीटर इनवर्स ही इसका यूनिट होगा, 1 बाय सेंटीमीटर है तो इसका यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स ही होगा। 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको दूसरे और मीटर में लिखो तो 1.0967 into 10 to the power 7 मीटर इनवर्स। ओके, दिस वन इज Rydberg कांस्टेंट आपके लिए। करेक्ट, किसी को कोई दिक्कत नहीं। Z इज एटॉमिक नंबर, सबको मालूम है Z इज एटॉमिक नंबर। यदि हम हाइड्रोजन का बात करेंगे तो ये हो जाएगी 1। अब N1 बेटा, N1 देखो बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं इसे कैलकुलेट करने के टाइम में। N1 हायर एनर्जी लेवल है कि लोअर एनर्जी लेवल है? लोअर सर, लोअर एनर्जी लेवल। देखो जब रेसिप्रोकल में माइनस कर रहे हो तो लोअर एनर्जी लेवल माइनस हायर एनर्जी लेवल, तो दिस वन इज लोअर एनर्जी लेवल, स्टार्टिंग में लोअर एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल, और नेक्स्ट N2 इज हायर एनर्जी लेवल। एक बार गौर से इसको देख लो, ठीक है ना, आराम से। मैं रिपीट कर देता हूं एक बार कि समझने में दिक्कत ना हो। एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल जब आता है तो वो फोटोन एमिट करता है, ठीक है ना।
इस एनर्जी लेवल का फॉर्मूला मैं ये दे सकता हूँ -13.6 z स्क्वायर बाय l स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाइक दिस सिस्टम। इस फोटोन की जो एनर्जी होगी विल बी द डिफरेंस ऑफ दिस टू एनर्जी लेवल E2 E1, इन दोनों को मैं माइनस किया तो वी रफली गॉट 1 बाय लैम्डा को मैं सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला बनाया ऐसे नीचे डाला तो ये वाला, ठीक है ना। और 1 बाय लैम्डा को जब इन्वर्स होता है, इन्वर्स ऑफ लैम्डा इज नोन एज वेव नंबर। तो वेव नंबर का ये फार्मूला आया जिसमें 13.6 sc इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो r होती है, दैट इज नोन एज रेडबर्ग कांस्टेंट, इसका वैल्यू हो। ओके, z की जगह में z उतारे 1 by n1 स्क्वायर 1 by n2 स्क्वायर। और ये वाला रिवर्स कैसे हो गया आपको समझ आ गया ना। पहले लोअर एनर्जी लेवल क्यों आ जाती है, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन आता है इसलिए, ठीक है। तो पहला जो नीचे में लिखोगे वो लोअर एनर्जी लेवल को रखो। ओके, गॉट इट। एक बार देख लो स्क्रीन को, कोई भी डाउट है तो पूछ लो, एक न्यूमेरिकल देता हूं छोटा सा आप लोग बनाने, और कॉन्सेप्ट से बनाना है न्यूमेरिकल को, नहीं गलती हो। ओके, और कैलकुलेशन की दिक्कत मत लो बेटा, देखो हो सकता है आपसे भी कुछ कैलकुलेशंस में दिक्कत होते हो, तो कैलकुलेशन आपकी मैथमेटिकल पार्ट है और उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। जो लोअर लेवल स्टैंडर्ड 8 9 10 की जो मैथमेटिक्स है आपको बना लेना है थोड़ा सा। इंडिसेस चैप्टर है, सर्च चैप्टर है, राउंडिंग ऑफ है, सिग्निफिकेंट फिगर है, इन सबको आपको अच्छे से बना लेना है। ओके, गॉट इट। चलिए एक न्यूमेरिकल देता हूं, मिटा दो। चलो, कैलकुलेट lambda of photon in hydrogen atom for a jump from first excited state to ground state। ओके, आपको भले अभी फॉर्मूला याद नहीं हो क्योंकि जस्ट मैं करवाया तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं आपके लिए। 1 by lambda is equal to r z square 1 by n1 square minus 1 by n2 square। ओके, अब आपको बनाना है इन टर्म्स ऑफ आर ही बनाना, आर का वैल्यू लिखना नहीं है, इन टर्म्स ऑफ आर ही बनाना। चलो अब बना लेना चाहिए, वेरी इजी न्यूमेरिकल। यदि आपसे नहीं बन रही है तो आपकी बहुत बड़ी गलती। ओके, ध्यान से बनाओ इसे जल्दी से। कैलकुलेट लैम्डा ऑफ फोटोन, 2 मिनट्स टाइम फॉर यू। इजी न्यूमेरिकल, 2 मिनट बहुत है, 1 मिनट में बनना चाहिए। किसी का आंसर है? जल्दी, बहुत इजी न्यूमेरिकल है। नहीं, ये बहुत ही गलत बात है, अभी तक नहीं बना है तो मेहनत नहीं हो रहा है इसका मतलब। चलिए देखते हैं। 1 by लैम्डा, आर की जगह में आर ही उतारते हैं,
हाइड्रोजन एटम का Z कितना होता है? 1 होता है, 1 स्क्वायर। ओके, 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 ही लिख देते हैं डायरेक्ट। R into 1, 1 by n square, n 1 square, first excited state to ground state। ground state क्या होती है? n is equal to 1 होती है। ओके, 1 by 1, okay, minus from first excited state, 1 by 2 square, 2 square कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। ओके, तो 1 by lambda is equal to r, LCM is 4, 1 4 जा 4, 4 ऊपर गया, 4 1 जा 4, 1 ऊपर गया, 1 by lambda is equal to 3r by 4। तो दिक्कत नहीं, दिस इज 1 by lambda। अब मुझे lambda चाहिए तो इट्स 4 by 3। किसी को कोई दिक्कत समझने में तो पूछ लो मुझसे। एनी प्रॉब्लम? समझ गए सब कि नहीं समझे? बेटा बोलो, आप लोग समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या मेरी आवाज आप लोग तक जा रही है क्या? यस सर। मेरी आवाज जा रही है आप लोग तक? यस सर। हाँ ओके, समझ आ गई? कोई दिक्कत? नो, चलो आगे। चलिए, so these were the some of the formulas related to hydrogen spectrum की कैलकुलेशन। अब हम लोग एक चीज देखते हैं जो आप लोग अभी देख चुके हैं। ओके, और ये वाला किसका स्पेक्ट्रम है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सर। देख के पता चल रहा है। देखो, अब यहाँ पे ध्यान से एक चीज देखनी है, ये जो पहली लाइन रहती है इट इज 410 नैनोमीटर्स। ये जो पहली लाइन रहती है इट्स, एक मिनट होल्ड करना बेटा। देखो हाइड्रोजन की जो स्पेक्ट्रम थी, हम लोग ये जानते हैं कि लाइंस कौन कौन थे। ओके, वायलेंट लाइन थी पहली। जो वायलेंट लाइन होती है उसकी होती है 410 नैनोमीटर। ओके, उसकी वेवलेंथ कितनी है? 410 नैनोमीटर। और ध्यान से देखना, ये चीज बहुत अच्छी समझने की चीज है। 410 नैनोमीटर इसकी है। जो नेक्स्ट होती है 434 सॉरी 434 नैनोमीटर। जो वायलेंट है यहाँ पे इसकी 486 486 ओके, इट्स 434 नैनोमीटर। और ये जो नेक्स्ट होती है दिस वन इज ग्रीन या ब्लूइश ग्रीन बोलो, इट्स 486 नैनोमीटर। और यहाँ पे है इसका 656 नैनोमीटर। ओके, अब देखो ये वैल्यूज लिखने का मतलब ये नहीं है कि आप वैल्यू को रटने लग जाओ। आपको वैल्यू रटनी नहीं है। यहां से ये जो दिमाग लगाना है, एक चीज देखो, आप सभी जानते हो
कि एनर्जी का जो एक फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू hc/λ होता है। अब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए एनर्जी का एक ही वैल्यू हो सकता है कि नहीं? तो मैं एक लाइन लिख रहा हूं, अब बताइएगा कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। each wavelength slash frequency is associated with its own energy level। क्या ये ट्रू है या फॉल्स? ट्रू। ट्रू है। हर एक वेवलेंथ से रिलेटेड उसका फ्रीक्वेंसी है ना, हर एक वेवलेंथ या हर एक फ्रीक्वेंसी का अपना एक एनर्जी लेवल होता है, वो हमें मालूम है। नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूं, एन एटम emits, absorbs, radiation in fixed amount। क्या ये सही है? यस सर। अब देखो बेटा, ये जो लाइंस आ रहे हैं, मानो कि मैं 3 एनर्जी लेवल लिया हूं, ठीक है ना, मैं 3 एनर्जी लेवल लिया हूं। सपोज करता हूं इसका वैल्यू है हमारा 5, ठीक है, इस एनर्जी लेवल की वैल्यू है 5, सपोज कर रहा हूं बस, और इसकी वैल्यू है 15 और इसकी वैल्यू है 20। ओके, अब मुझे बताओ कि इस कंसीडरेशन में, यही कंसीडरेशन में एनर्जी की क्या क्या वैल्यू हो सकती है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से डायरेक्टली यहां जंप कर सकता है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? उस फोटोन की एनर्जी, जो फोटोन निकलेगा, कितना होगा सर? 15। ओके, अब मानो यहां से यहां जंप कर सकता है, तो इस फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? सर 5। 5। यहां से यहां जंप करता है 10। तो दिक्कत नहीं। तो बोलने का मतलब क्या है, इस कंसिडरेशन में एटम जो एमिट कर रहा है रेडिएशन, वो कुछ पर्टिकुलर वैल्यू को ही पकड़ सकता है कि नहीं? इस कंसिडरेशन में या तो 15 हो सकती है, या तो 10 हो सकती है, या तो 5 हो सकती है। क्या इस कंसिडरेशन में 3 या 2 आ सकता है एनर्जी का वैल्यू? नो सर। नहीं आ सकता। मतलब क्या है, एक एटम जो एमिट करेगी या उल्टा बोलो तो एब्जॉर्ब करेगी रेडिएशन, वो हमेशा फिक्स्ड अमाउंट में करेगी। देखो यहाँ पे एमिट कर रहा है, फिक्स्ड अमाउंट में कर रहा है, कुछ ही पर्टिकुलर वैल्यूज ले पा रहा है एनर्जी का, हर वैल्यू तो नहीं ले सकता है यहाँ। ओके, तो यहां से एक और चीज मैं बोलूं तो वो सही है कि गलत बताना मुझे। एन इलेक्ट्रॉन एग्जिस्टिंग फिक्स्ड एनर्जी लेवल, ये बताओ मुझे, ये सही है कि गलत है? ट्रू है। अब देखो, बोलने का मतलब क्या है, ये जो रेडिएशंस निकल रहे हैं, वो कैसे निकल रहे हैं? एक फिक्स्ड जंप के कारण निकल रहे हैं। ओके, और फिक्स्ड जंप हो रही है मतलब क्या है? फिक्स्ड एनर्जी लेवल से जंप हो रही है, और जब फिक्स्ड एनर्जी लेवल से जंप हो रही है तो इलेक्ट्रॉन वही फिक्स्ड एनर्जी वाला घर में रहना है ना, और अनाप शनाप जगह तो इलेक्ट्रॉन नहीं ना रह सकता है। बीच में इलेक्ट्रॉन रह सकता है क्या? बीच में नो इलेक्ट्रॉन सर। रहेगा? नो नहीं रह सर। सकता। वो या तो यहाँ रहेगा, यहाँ रहेगा, या तो यहाँ है कि नहीं? अब हम लोगों ने
इस टॉपिक को जब लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था तो आपको मैंने बोला था कि मैं आपको एक प्रूफ दूंगा विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। मैं आपको प्रूफ दूंगा विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होती है वो क्वांटाइज्ड होती है या फिक्स्ड। ओके, अब यहाँ पे ये जो लाइंस आ रहे हैं हाइड्रोजन के एटम के एमिशन स्पेक्ट्रम में, ठीक है, ये लाइन आप 1000 बार भी एक्सपेरिमेंट करते हो, 1000 छोड़ो 1 करोड़ बार भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो हाइड्रोजन का एमिशन स्पेक्ट्रम में हमेशा आपको यही लाइन दिखेगी। ओके, अब 1000 बार भी एक्सपेरिमेंट करोगे, 1 करोड़ बार भी करोगे तो हाइड्रोजन के केस में एमिशन वाले में यही स्पेक्ट्रम आपको दिखेगा। इसका मतलब क्या है, ये जो लाइंस आ रहे हैं वो हमेशा एक फिक्स्ड जंप के कारण आ रही है, या ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा हमें मिल रहा है वो हमेशा एक फिक्स्ड जंप के कारण मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा के मदद से ये प्रूव कर दिए कि नहीं कि एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज क्वांटाइज्ड इन एन एटम। मतलब एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन का होता है एक एटम में वो कुछ ही फिक्स्ड वैल्यू ले सकता है कि नहीं? Got it? So therefore we can prove that energy of an atom is quantized. एटम का एनर्जी मतलब एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी की बात कर रहा हूं। तो एनर्जी ऑफ एन एटम इज क्वांटाइज्ड, ये बोल सकते हैं कि नहीं, जो एटम में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है वो कुछ ही फिक्स्ड वैल्यूज ले सकती है, और दैट वी हैव प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा कि कुछ ही पर्टिकुलर लाइंस हमें मिलते हैं। ओके, और हर केस में यही लाइन मिलेगी, एंड दिस इज अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ईच एलिमेंट। सो वी हैव प्रूव्ड दिस, और हम लोगों ने दो ढंग से प्रूव किया। एक मैंने मैथमेटिकल फार्मूला ही बताया था जहां से हमें पता चलता है मैथमेटिकल फार्मूला से कि एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन का फिक्स्ड रहेगा ही, और दूसरा एटॉमिक स्पेक्ट्रा कुछ पर्टिकुलर ही निकलते हैं क्योंकि कुछ पर्टिकुलर जंप ही के कारण आते हैं। पर्टिकुलर जंप मतलब फिक्स्ड एनर्जी लेवल से वो जंप होती है तो क्वांटाइज्ड होती है, एनर्जी लेवल होती है। तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पे ये टॉपिक को समझने में? दिस वाज ऑल फॉर एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा में डिफरेंट रीजन्स होते हैं। विजिबल है, ये वाला तो विजिबल हम लोगों ने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद आपको इंफ्रारेड रेज में निकलते हैं, अल्ट्रावायलेट में निकलते हैं। इसमें यदि आपको कोई दिक्कत तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एनीबॉडी, एनी प्रॉब्लम मैडम? नो, चलो आगे बढ़ते हैं। और ये जो फॉर्मूला अभी हम लोगों ने डिराइव किया, ओके, वो फॉर्मूला कहां से आई? ओके, दैट फॉर्मूला इज नोन एज रिडबर्ग कांस्टेंट। जिस फॉर्मूला में आई वो फॉर्मूला कहां से आई, चलो हम लोग एक बार देख लें। The first person to observe the pattern in और जोहान बाल्मर। देखो ध्यान से, जिस इंसान ने पहली बार ऑब्जर्व किया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में एक डेफिनेट पैटर्न को, हिज नेम वाज जोहान बाल्मर। और जोहान बाल्मर कोई केमिस्ट नहीं थे, कोई फिजिसिस्ट नहीं थे, ही वाज अ मैथमेटिशियन, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, और स्विस, ही बिलोंग्स फ्रॉम स्विट्जरलैंड। ओके, तो मैथमेटिक्स वाले थे, केमिस्ट्री में इंटरेस्ट था क्योंकि मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिलेशन है। ओके, तो जोहान बाल्मर ने एक फॉर्मूला दिया था, ध्यान से देखिएगा। जोहान बाल्मर ने एक फॉर्मूला दिया है वेव नंबर का, इट्स 109677। आर का वैल्यू यही है बेटा। ओके, z स्क्वायर तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हाइड्रोजन है तो 1 होगा।
1 by n1 by 4 minus 1 by n square. ओके, इस फॉर्मूला को मैं थोड़ा चेंज करके यदि लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं जो अच्छे समझो और सेंटीमीटर इनवर्स आएगी वेव नंबर है तो। अब देखिएगा जोहान बाल्मर ने ये फॉर्मूला दिया और ये फॉर्मूला उन्होंने दिया और क्या बोला इस फॉर्मूला में ध्यान से देखो। आपके सामने एक छोटी सी क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला को आपने देख लिया, सबको समझ आ गई होगी। r(z²), r का मैंने वैल्यू लिख दिया है, r(z²), z का वैल्यू 1 होता है, वो लिखा हुआ 1 by 2²। ओके, ये 2 क्या है, सेकंड वाले घर में गिर रहा है, माइनस 1 by n² सेंटीमीटर इनवर्स। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये जो इलेक्ट्रॉन गिर रहा है वो कौन सी एनर्जी लेवल में गिर रहा है? इलेक्ट्रॉन जो गिर रहे हैं वो कौन से एनर्जी लेवल में गिर रहे हैं? सेकंड एनर्जी लेवल में गिर रहा है। ओके, इलेक्ट्रॉन्स इज फॉलिंग इन सेकंड एनर्जी लेवल, लोअर एनर्जी लेवल में गिर रहा है फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल। और किस में गिर रहा है? 2 में गिर रहा है। ओके, इसमें गिर रहा है, 2 में गिर रहा है। और जोहान बाल्मर ने बोला कि कोई भी इलेक्ट्रॉन यदि हायर एनर्जी लेवल से दूसरा एनर्जी लेवल पे गिरेगा तो इट विल जनरेट विजिबल लाइंस। वो कैसा लाइन जनरेट करेगा? विजिबल लाइंस जनरेट करेगा। इट विल जनरेट विजिबल लाइंस। ओके, तो जोहान बाल्मर ने जो लाइंस को ऑब्जर्व किया था दोज वर विजिबल लाइन। और विजिबल लाइंस जो मिलती है वो कौन से घर में गिरने से मिलती है? सेकंड एनर्जी लेवल में गिरने से मिलती है। और आपके सामने एक और छोटा सा क्वेश्चन कि n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? n का वैल्यू 1 हो सकता है क्या? n का वैल्यू यहाँ पे 1 हो सकता है? ये n का वैल्यू No, sir. नहीं। यदि आपको गिरना है सेकंड वाले में तो सेकंड फ्लोर पे यदि आपको गिरना है, मानो मतलब आप पगला गए मानो और सेकंड फ्लोर में आपको गिरना है तो आप तो गिर सकते हैं, या तो थर्ड फ्लोर से कूदोगे तो गिरोगे सेकंड फ्लोर पे, या फोर्थ फ्लोर से सेकंड फ्लोर में, या फिफ्थ फ्लोर से सेकंड फ्लोर में गिरोगे, है कि नहीं? मतलब ऐसे मस्ती में कूदने का मन किया तो n का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा? More क्या than क्या? 3 or more than 3. यस, वेरी गुड बेटा, 3 4 5 डॉट 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 डॉट। ओके, क्योंकि आप कभी भी फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाना है तो गिर के तो नहीं जा सकते। फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर गिर के जा सकते हो आप? क्या नहीं जा सकते। ओके, तो n का वैल्यू 1 तो नहीं होगा, इट विल बी ग्रेटर देन 2, तो 3 4 5। ओके, तो जोहान बाल्मर ने इन सारे लाइंस को देखो, जो जो लाइंस आते हैं विजिबल रीजन में, ओके, उन्हें बोला गया बाल्मर लाइंस और बाल्मर सीरीज लाइन। हेलो, Sir, सर माइक ऑफ है सर, माइक ऑफ है सर आपका। बेटा थैंक यू। तो इन लाइंस को हम लोग क्या बोलेंगे? बाल्मर लाइंस या बाल्मर सीरीज लाइन। तो आपसे यदि कोई पूछा गया कि बाल्मर लाइंस या बाल्मर सीरीज लाइंस जो होते हैं वो किस रीजन के होते हैं? visible region. विजिबल रीजन सर। होते हैं विजिबल रीजन के। तो पहला मैथमेटिशियन जिसने ऑब्जर्व किया था इस पैटर्न को, दैट वाज जोहान बाल्मर, और इलेक्ट्रॉन जो गिर रही थी दूसरे घर में। ओके बेटा, हायर लेवल से दूसरे घर में, ठीक है। पर समय थोड़ा सा और आगे बढ़ा और हुआ क्या, जोहान बाल्मर का जो इक्वेशन था उसको रिडबर्ग, एक और मैथमेटिशियन थे, रिडबर्ग ने बोला कि फॉर्मूला ठीक है, जोहान बाल्मर बोल रहा है कि गिरेगा सेकंड घर में, फाइन, सही है, पर क्या सिर्फ सेकंड ही घर में गिर सकता है? पहला घर में नहीं गिरेगा, तीसरा घर में नहीं गिरेगा, चौथा घर में नहीं गिरेगा?
कहीं भी गिर सकता है वो। तो रिडबर्ग ने इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करके उन्होंने इस फॉर्मूला को बना दिया 109,677। बहुत जगह आपको 109,678 भी मिलेगा, तो वरी मत करना। 109,677 1 by n1 square minus 1 by n2 square सेंटीमीटर क्यूब। समझे? रिडबर्ग ने बाल्मर के फॉर्मूला को मॉडिफाई कर दिया। कोई ज्यादा मॉडिफिकेशन नहीं किया, उसने सिर्फ बोला था दूसरा घर में गिरेगा, तो वो बोला था पहले में भी गिर सकता है ना, दूसरा में तो गिर ही रहा है, तीसरा में भी गिर सकता है, चौथा में भी गिर सकता है, गिर के रुक सकता है वहां पे ना, उतना एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, तो उसकी भी रीड नंबर निकाली जा सकती है। ओके, so this is lower energy level, this is higher energy level, और this equation was modified by Rydberg. ओके बेटा, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखो, आज थोड़ा सा टेक्निकल इश्यूज है एंड दैट इज मतलब सबके लिए टेक्निकल इश्यूज है, तो कुछ बच्चे को मेरी आवाज नहीं जा पा रही है, सम स्टूडेंट्स हैव आल्सो लेफ्ट फ्रॉम द क्लास, ओके, ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम। तो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि मैं थोड़ा सा क्लास को जल्दी लीव कर रहा हूँ, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट होगी उसके बाद, और बहुत सारे बच्चों को का छूट जाएगा, तो आपके दोस्तों का वो पार्ट नहीं छूटे, इसलिए मैं आज क्लास को लीव कर रहा हूँ जल्दी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसी की एप्लीकेशन की। रिडबर्ग ने पहला घर में दूसरा घर में गिरा, तो आप सभी को मालूम है विजिबल लाइट निकलते हैं, पहला घर में गिरेगा तो कैसे क्या निकलेगा, तीसरा घर में क्या निकलेगा, चौथा घर में क्या निकलेगा, पांचवा घर में गिरेगा तो क्या निकलेगा, वी विल सी दैट ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। ओके बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी लीव करूँ आज को? नो सर। नो, आपके दोस्त हैं उनका भी छूटेगा तो अच्छा नहीं है ना, तो बेटा ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है तो पूछ लो आप मुझसे। नो, चलो तो लीव करता हूँ। थैंक यू।